स्वागत है इस रोचक विश्लेषण में, जहां हम इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे आज के आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के बोर्डरूम्स तक का सफर तय करने वाले हैं। आज हम 17वीं शताब्दी के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी रणनीति एक बेहद असरदार मॉडर्न मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 17वीं शताब्दी का एक योद्धा राजा सच में आज की मॉडर्न मैनेजमेंट का सबसे शानदार प्लेबुक लिख सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन युद्ध के मैदान से सीधे कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक की ये छलांग वाकई हैरत अंगेज है। इतिहास ना सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, बल्कि आज की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट चुनौतियों को सुलझाने का एक बेहद जबरदस्त जरिया हो सकता है। तो आइए इस डीप डाइव को 4 मुख्य हिस्सों में समझते हैं। पहला, राजनीतिक अस्थिरता में नेतृत्व। दूसरा, एक फुर्तीले स्टार्टअप वॉरियर की तरह काम करना। तीसरा, समावेशी प्रशासन यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस का डिजाइन। और चौथा, नैतिक नेतृत्व। बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, लीडिंग थ्रू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 17वीं शताब्दी का वो उथल-पुथल भरा दौर एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे घोर संकट और अस्थिरता में भी एक मजबूत नेतृत्व उभर कर सामने आ सकता है। देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और क्षेत्रीय शक्तियां बिखर रही थी। चारों तरफ एक कमाल की स्थिरता थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी तुलना आज के तेजी से बदलते और अनप्रेडिक्टेबल मार्केट से बिल्कुल की जा सकती है, जहां पुरानी मोनोपोलीज टूट रही हैं और नए छोटे कॉम्पिटिटर्स तेजी से खड़े हो रहे हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1630 में जन्म से लेकर महज 15 साल की उम्र में 1645 में तोड़ना फोर्ट पर कब्जा और फिर 74 में छत्रपति बनने तक का सफर सच में हैरान करने वाला है। शुरुआती क्षेत्रीय अस्थिरता को एक मजबूत साम्राज्य की नींव में बदल देना, यही तो हर मॉडल लीडर का आखिरी सपना होता है। दूसरे हिस्से पर आते हैं, द एजाइल स्टार्टअप वॉरियर। स्थिरता आने के बाद बारी आती है एग्जीक्यूशन की, और यहाँ एक शानदार योद्धा और एक नए एजाइल स्टार्टअप के संचालक में काफी गहरी समानताएं देखने को मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के ऊबड़-खाबड़ इलाकों का इस्तेमाल अपने से कहीं बड़ी और पुरानी सेनाओं के खिलाफ एक शानदार स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के रूप में किया गया। ये हमें सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अपने आसपास के माहौल का सबसे सटीक उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। अब इस तुलना को देखिए, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐतिहासिक छापामार युद्ध यानी गेरिला वॉरफेयर सीधे तौर पर आज के मॉडर्न स्टार्टअप्स की तेजी से मेल खाता है। एक तरफ स्पीड और सरप्राइज अटैक्स का सहारा लिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे आज के नए स्टार्टअप्स बड़ी धीमी कंपनियों को पीछे छोड़ने के लिए रैपिड इटरेशन और नीश एडवांटेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल एक जैसा माइंडसेट है। इन अडॉप्टिव स्ट्रैटेजीज ने सिर्फ युद्ध जीतने का ही काम नहीं किया, इन्होंने सैनिकों के बीच वफादारी और एक संयुक्त उद्देश्य की ऐसी अटूट भावना पैदा की जिससे एक आम टुकड़ी एक बेहद प्रेरित फाइटिंग फोर्स बन गई। और हम सब जानते हैं, एक चुस्त और फुर्तीली टीम का निर्माण इस जज्बे के बिना बिल्कुल असंभव है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, डिजाइनिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस। युद्ध के मैदान में सफलता मिलने के बाद असली चुनौती आती है उस व्यवस्था को बनाए रखने की, और यहीं पर एक समावेशी प्रशासन की मजबूत नींव रखी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सच्चा दूरदर्शी नेता ये बखूबी जानता है कि सिर्फ सेना की ताकत या आज के संदर्भ में कहें तो एक शानदार प्रोडक्ट तब तक काफी नहीं है जब तक आर्थिक स्थिरता और सामाजिक एकता ना हो। एक बेहतरीन प्रशासन की नींव के बिना कोई भी सफलता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। ये स्क्रीन पर मौजूद जानकारी बहुत कुछ साफ कर देती है। 17वीं शताब्दी की ये प्रशासनिक नीतियां आज के कॉर्पोरेट माहौल के लिए एक डायरेक्ट ब्लूप्रिंट है। जैसे एक निष्पक्ष राजस्व सिस्टम सीधे तौर पर आज के फेयर कॉम्पेंसेशन से जुड़ा है। धार्मिक सहिष्णुता आज की कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी है। और सड़कें या सिंचाई प्रणाली बनाना आज के एम्प्लॉय वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने जैसा ही तो है। सिर्फ आदेश देना ही काफी नहीं होता, अलग अलग फैक्शंस को एक झंडे तले लाना और विविध समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। असल में यही वो सटीक तरीका है जिससे हम अलग अलग टीम्स के बीच एक मजबूत विश्वास और सामूहिक पहचान यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी बना सकते हैं। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, इंटेग्रिटी एंड एथिकल लीडरशिप। क्योंकि देखिए, इन सभी नीतियों और रणनीतियों को जो एक चीज मजबूती से बांध कर रखती है वो है नैतिक नेतृत्व। बिना पर्सनल इंटेग्रिटी के
कोई भी प्रशासन या बड़ी से बड़ी कंपनी अपने मूल लक्ष्य से भटक सकती है। यहाँ धर्म को एक नैतिक प्रशासन के ढांचे यानी एथिकल फ्रेमवर्क के रूप में समझाया गया है, जहाँ प्रजा का कल्याण ही सर्वोपरि है। उस दौर में नेता कहलाने का सम्मान सीधे तौर पर पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ था। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभावी नेतृत्व सिर्फ अपना अधिकार जताने से कहीं आगे की चीज है। इसके लिए एक बहुत ही मजबूत नैतिक नींव और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की जरूरत होती है। यही वो छाप है, वो लेगेसी है जो आने वाली पीढ़ियों को एक नया रास्ता दिखाती है। यहाँ बताया गया है कि शिवाजी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की एक जीती जागती मिसाल है। ये दर्शाता है कि कैसे दूरदर्शी नेता घोर आपात स्थिति में भी बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकते हैं और सामूहिक प्रयासों को जुटा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी ऐसे गुण हैं जिसमें बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता। नए और उभरते हुए मैनेजर्स के लिए ये 3 पॉइंट्स एक आदर्श चेकलिस्ट की तरह है। नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, अपने आचरण से दूसरों के लिए मिसाल कायम करना और उन लोगों के प्रति गहरी जवाबदेही रखना जिनका नेतृत्व किया जा रहा है। सच कहूं तो यही असल लीडरशिप है। आधुनिक मैनेजमेंट के सफर में ये ऐतिहासिक, लचीले और नैतिक ब्लूप्रिंट्स हमें वाकई बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आखिर में सोचे जाने वाली एक बड़ी बात यह है, आज के नेतृत्व की विरासत को व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और जवाबदेही किस तरह आकार देंगी? एक बेहतर और नैतिक संचालक कैसे बना जा सकता है, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।